पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ओम्स लॉ जो तुम्हारा होता है जिसमें कि V इक्वल्स टू आई आर या J इक्वल्स टू सिग्मा ई। आज हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा लेक्चर है, चैप्टर 3। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर रेसिस्टेंस जो है या रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर किस प्रकार टेम्परेचर के आधार पर चेंज होता है। टेम्परेचर बदलने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस है वह इंक्रीज कर जाता है। तो टेम्परेचर पर तुमको लिख लेते हैं द रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर increases with temperature। तो ये तुम्हारा क्यों होता है? क्योंकि जब टेम्परेचर राइज करता है तो जो कि आयंस के, जो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके मूव करने का जो स्पीड होता है, जो हमने देखा था, जो तुम्हारा भी, जो कि थर्मल स्पीड कह सकते हैं इसको, थर्मल स्पीड इक्वल्स टू होता है, थर्मल स्पीड इक्वल्स टू √3 RT/m0। ये मॉलिकुलर मास हुआ, मोलर मास कह सकते हैं इसको, ये मोलर मास होता है आर का। और का वैल्यू √, ये 3.1 एग्जाम्पल में भी था। और आर बट्टे जब एवोगाड्रो नंबर, इसको हम लोग जो कि इसको इस फार्मूला को एवोगाड्रो नंबर से जब डिवाइड करते हैं, जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं। और टी टेम्परेचर केल्विन होगा, ये मास होता है। इसमें जब कि देखेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये एटॉमिक मास होता है, जैसे कि किसी जो मॉलिक्यूल से या मोलर मास होगा, मॉलिकुलर मास, ये एटम है, मॉलिक्यूल है, अकॉर्डिंगली आप इसका कर सकते हैं। तो जो कोई जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, तो उसका जो कि वेलोसिटी है तुमको इस रेंज में होता है। तो यह जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ेगी तो जाहिर है कि ये जो कोलिजन का तुमको जो टाइम इंटरवल है वो कम, तुम कोलिजन तुम्हारा कम होगा। और इस प्रकार से क्या होता है, तुम्हारा उसकी रेसिस्टिविटी क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। ज़्यादा कोलिजन होगा, ज़्यादा वेलोसिटी होगा, तो ज़्यादा थर्मल वेलोसिटी होने के कारण उसकी कोलिजन की संख्या बढ़ जाएगी, और इस प्रकार से रेसिस्टेंस भी क्या जाता है, कंडक्टर का बढ़ जाता है। तो ये तुम्हारा कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो ये जो तुम इंक्रीज करता है, तो इसका जो ये रिलेशन है R इक्वल्स टू R0 1 + α T-T0। ये तुमको ये इस आधार पर लीनियरली डिपेंडेंसी है। ये तुमको R0 इक्वल्स टू रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T0, R इक्वल्स टू रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T, अल्फा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसका यूनिट तुम्हारा होता है पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ तक डायमेंशनली देखा जाए तो 1 का डायमेंशन और अल्फा इंटू T-T0 का डायमेंशन सेम होगा, तो अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। तो ये तुम्हारा हो गया अल्फा का वैल्यू। तो इसको जो है तुमको R इक्वल टू, तो इस बात का एक मतलब, और टेम्परेचर अगर रेसिस्टिविटी में यही काम कहेंगे तो ये भी इसी ढंग का होगा। रेसिस्टिविटी का भी इसी टाइप से फॉर्मूला आ जाएगा, 1 + α T-T0। ये होगा तुमको रेसिस्टिविटी, ये हो गया रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T, और ये हो गया रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T। ये तुमको इसका वैल्यू हो गया। अब जहाँ तक कि इसमें रहेगा तुमको रेसिस्टिविटी हो गया, तो अल्फा इक्वल्स टू, ये तुमको टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, जो कि रेसिस्टेंस के एक्सपेंशन का।
तो अब है तुमको इसका जो वैल्यू होगा तुम्हारा, जब हम लोग टेम्परेचर राइज करते हैं तो ये रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है। इस बात का ये भी एक अर्थ इसमें छुपा हुआ है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करें डिक्रीज करेंगे तो इसका जो रेसिस्टेंस घटता जाएगा, इसका मतलब इसका कंडक्टिविटी क्या होता चल जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बिलो उसका रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है जीरो हो जाएगा। रेसिस्टेंस जीरो होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन अपने स्पीड को बनाए रखेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड। जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी होगा तो कंडक्टर जो है अपने इलेक्ट्रॉन के स्पीड को बनाए रखेगा एट दैट टेम्परेचर। और इस प्रकार से क्या होगा, बिना तुमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ही करंट फ्लो होता रहेगा बहुत लंबे समय तक। तो इसको लिख सकते हैं, इसको सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी। as we lower the temperature, as we lower the temperature, resistance decreases, so it becomes zero at particular temperature. Below this temperature, conductor behaves as superconductor। तो ये जो तुम्हारा है इसका मतलब यही हुआ कि बिना किसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के, जब रेसिस्टेंस ही नहीं है, तो जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ते हैं कि कोई अपोज नहीं कर रहा है तो आपका क्या है, अगर कोई एक बार वेलोसिटी दे दी तो वो चलता रहेगा। तो उसी प्रकार से हर हमेशा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो इसको चलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रिक, इस बात का मतलब कुछ इस ढंग से व्यवहारिक अर्थ में देखें कि हम लोग एक बार जो है लाइन दे दिए तो ये बल्ब तुमको बिना, फिर लाइन तुम्हारा कट भी जाए तो ये बल्ब तुमको जलता रह जाए, तो ये तुमको एक, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, तो अब है कि ऐसा कंसेप्ट बना क्यों नहीं थर्मल कंडक्टिविटी का। जो ये जो कंडक्टर है ये बहुत लो टेम्परेचर पर जा करके जो सब्सटेंस हैं थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऐसे सब्सटेंस नहीं अभी तक बनाए जा सके जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या कर सके, थर्मल कंडक्टिविटी शो कर सके, सुपर कंडक्टिविटी शो कर सके। तो सुपर कंडक्टिविटी जो है तुमको लो टेम्परेचर पे ये शो करता है और उस लो टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत एनर्जी के दृष्टिकोण से काफ़ी कठिन होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये तुमको ये जितना कि, तो अभी तक जो है तुमको लगभग 125 केल्विन तक, जो -150 डिग्री सेल्सियस तक ऐसे सब्सटेंस बन सके हैं जो कि -150 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 125 केल्विन तक सुपर कंडक्टिविटी उस टेम्परेचर तक दिखाते हैं। तो इसको अगर प्रैक्टिकल करके रूम में देखा जाता है, प्रैक्टिकल रूम में, तो ये पाया जाता है कि बिना बहुत लंबे समय तक जो है तुमको बिना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के भी करंट प्राप्त किया जा सकता है एक बार देने के बाद। तो उस टेम्परेचर, लेकिन उस टेम्परेचर को मेंटेन करना प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी के दृष्टिकोण से कोई यूजफुल फिनोमेना नहीं हो पाता है। लेकिन जब यह फिनोमेना अगर तुमको आगे बढ़ेगा और तुमको कुछ मतलब कहते हैं एक टेम्परेचर रेंज जब आ जाएगा जहाँ पर कि मेंटेन किया जा सकता है, तो इसका फ़ायदा हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए और काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। तो बिना क्या कहते हैं काफ़ी करंट की खपत कम हो जाएगी, काफ़ी मतलब कि तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स घट जाएगा। तो ये तुमको होगा सुपर कंडक्टर्स, ये तुम्हारा सुपर कंडक्टिविटी और ये रेसिस्टेंस। इस पर बेस्ड हम लोग की किताब में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंस पर ही आधारित हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस पर 2 क्वेश्चन हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। एक क्वेश्चन है तुमको, चलो तो इसको मिटा ही देते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस का क्वेश्चन बना ही लेते हैं यहीं पर। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस पे 2 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसमें है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुमको सब्सटेंस का R0 दिया हुआ है, T0 दिया हुआ है, R फिर दे दिया गया है, अल्फा दे दिया गया है और कैलकुलेशन करके हमको टेम्परेचर का वैल्यू प्राप्त करना है। तो इस फार्मूला काफ़ी आसानी से बन जाएगा। 3.3 पर बेस्ट है, 3.3 जो है इसी फार्मूला पर बेस्ट है। 3.4 भी जाहिर है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस पर ही आधारित है।
और एक जो है इसके अलावा एक कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर भी तुम्हारा है टॉपिक, उसको भी देखेंगे। तो NCERT एग्जाम्पल 3.3 देख लीजिए पहले। इसमें है कि टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर एक रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस है 75.3 ओम है। इसमें जबकि वोल्टेज अप्लाई किया गया है 230 वोल्ट और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2.68 एम्पियर, ये कांस्टेंट करंट मिला। और इसका जो है टेम्परेचर तब क्या रहा होगा जहां पर कि ये मेंटेन हुआ होगा। व्हाट इज इट्स टेम्परेचर? अल्फा दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या होगा, बल्कि टी का वैल्यू क्या होगा? तो ये जाहिर है कि आसानी से फार्मूला पर आ जाएगा तुम्हें। अब जहाँ तक कि V और I दे दिया तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या पता कर लेंगे, इसका R पता कर लेंगे। एट दैट टेम्परेचर R इक्वल्स टू V बाय I, R एट टेम्परेचर T 230 वोल्ट बाय 2.68 एम्पियर, तो दैट्स इक्वल्स टू 85.8 ओम करीब करीब डिवाइड करके आ जाएगा। अब हम लोग को जो फार्मूला पे बैठाएंगे तो हमारा फार्मूला था R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। तो R का वैल्यू आ गया हमको 85.8 ओम इक्वल्स टू 75.3 ओम इंटू 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। तो 85.8 ओम बराबर 75.3 ओम प्लस 75.3 ओम इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया तुमको 10.5 ओम बराबर 75.3 ओम इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, या T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो 10.5 ओम बाय 75.3 ओम इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस बचेगा यहाँ पर। ये तुम्हारा ये ओम वगैरह ये सब कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको हटाइए, तो ये जो तुम्हारा आ जाएगा कैंसिल हो करके 10.5, तो ये आ जाता है करीब करीब 820 के आसपास आ जाएगा। ये इज इक्वल टू 820 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इक्वल टू 847 डिग्री सेल्सियस के अबाउट आ जाएगा तुम्हारा आंसर। एक NCERT का एग्जाम्पल 3.4 है, NCERT एग्जाम्पल 3.4। तो इसमें तुमको है दिया हुआ कि एक प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर है जो कि इस बात पर ही कार्य करता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और अगर हम रेसिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं तो उसके टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। तो उसमें दिया हुआ है तुमको कि 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रेसिस्टेंस है उसका 5 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर 5.23 ओम, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर। एक टेम्परेचर हमको पता करना है जब उसका रेसिस्टेंस हो गया 5.795 ओम हो जाए तो वो टेम्परेचर कितना है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना रेजिस्टेंस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो इसमें ये क्वेश्चन में डिफरेंस है दोनों में कि इसमें दो डाटा देने का जरूरत पड़े, आर का 3 मतलब 2 वैल्यू, एक 0 डिग्री पर 100 डिग्री पर और एक अननोन है। तो इसमें अल्फा का वैल्यू जो है तुमको प्लेटिनम का जो है प्लेटिनम जो कि मेटल का अल्फा का वैल्यू नहीं दिया गया इसमें।
तो अल्फा जो कि प्लेटिनम, तो जाहिर है कि ये प्लेटिनम क्या करते हैं, जैसे कि एक बार 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लेट रेजिस्टेंस थर्मामीटर, फिर 100 डिग्री पर रख दिए, उसका रेजिस्टेंस मेजर किए, फिर जो जिस टेम्परेचर को मेजर करना है उस टेम्परेचर पर जाकर रेजिस्टेंस को, उसको थर्मामीटर को रखिए, और उसके रेजिस्टेंस का जो कि वैल्यू होगा उसको हम लोग जो कि नेक्स्ट आगे टॉपिक पढ़ेंगे उसका निकालने का विधि व्हीटस्टोन ब्रिज, उन सबों के हेल्प से निकाल लिया जाता है और इसके बाद यहाँ पर पुट कर दिया जाता है। तो ये तुम्हारा टेम्परेचर पता चल जाएगा। ये प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर का ये प्रिंसिपल है। जैसे कि इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं, इससे फार्मूला ही पहले बना लेंगे। तो अल्फा का वैल्यू नहीं गिवन है तो दो इक्वेशन हमारे पास होगा, तो अननोन सॉल्व हो जाएगा, एक अल्फा एक टी, अल्फा टी माइनस टी नॉट, यही इक्वेशन है तुम्हारा। तो इसमें अगर एक बार वैल्यू जो है तुमको 100 डिग्री सेल्सियस पर दे देते हैं इसका, तो आर जब 100 दे देंगे तो 5.23 या आर 100 लिख देते हैं, फार्मूला ही बना लो पहले, आर 100 इज इक्वल टू R0 प्लस R0 इंटू अल्फा इंटू 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। तो R100 माइनस R0 बराबर क्या होगा तुमको, R0 इंटू अल्फा इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब बात रहा इक्वेशन 2 के लिए, तो ये है तुमको R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो R बराबर R0 प्लस R0 अल्फा इंटू टी माइनस 0। तो R माइनस R0 बराबर R0 इंटू अल्फा इंटू टी, ये दूसरा है। फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं, 1/2, फर्स्ट बाय सेकेंड, तो या सेकेंड बाय फर्स्ट कर दो, सेकेंड बाय फर्स्ट कर दो, उल्टा ही कर दो। चलो, तो R माइनस R0 बाय R100 माइनस R0 इक्वल्स टू टी बाय 100 डिग्री सेल्सियस। तो T इक्वल्स टू क्या हो गया, R माइनस R0 बाय R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हें 5.795 माइनस 5 बाय 5.23 माइनस 5 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा तुमको 0.795 बाय 0.23, 0.795 बाय 0.23 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। तो 10 तो ये हो गया 3 और फिर 105 हो जाएगा, तो 3 और 347 डिग्री सेल्सियस समथिंग कुछ इस तरह से आ गया, 347 डिग्री सेल्सियस के बाद ये आ जाएगा कैलकुलेशन। तो ये इसमें देखा होगा, ये फार्मूला भी हो गया, T इक्वल टू क्या हो गया, R माइनस R0 बट बाय क्या हो गया, R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर हो गया किसका, तुम्हारा ये वैल्यू हो गया टेम्परेचर का, जो कि प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर के लिए। तो ये तुमको फार्मूला पर क्या कर सकते हो, इसको बैठा सकते हो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन तुम्हारा देखो यहाँ सॉल्व हो गया, दोनों क्वेश्चन काफी फार्मूला पर ही था दोनों। एक में था कि अल्फा का वैल्यू नहीं दिया होता, 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ था, दोनों की मदद से अल्फा को हमने कैंसिल कर लिया या उसका वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते थे। तो कैलकुलेशन को जितना नीचे तक ले जाए उतना इजी पड़ता है कैलकुलेशन। अब हम लोग देखते हैं एक टॉपिक है जिसका नाम है कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। तो कार्बन जो रेसिस्टर जो होता है तुमको, ये जो तुमको दिए जाते हैं, ये कार्बन रेसिस्टर महंगे भी होते हैं और इसको सिलिंड्रिकल एक वेसल में रखा जाता है। सिलिंड्रिकल जो तुम्हारा वेसल होगा उसमें रखा जाता है। तो सिलिंड्रिकल वेसल में उसको रखा जाता है। तो ये जो तुम्हारा जो रेसिस्टर होगा उसको हम लोग जब रखेंगे तो उससे क्या होगा कि तुमको वो जो छोटे जगह पर रखा हुआ होता है तो उसका जो वैल्यू प्राप्त करने में, उसका जो वैल्यू है तुमको उसमें तुमको कलर कोड क्या, कलर उसमें डाल करके कलर दे दिया जाता है उस पर, 3 या 4 कलर दिए जाते हैं उस पर। तो उसके आधार पर उसका जो वैल्यू पता कर लिया जाता है कि
कि किसी कलर का तुमको किस वैल्यू, उसका क्या वैल्यू होता है, क्या मल्टीप्लायर होता है, उसके आधार पर उसका वैल्यू पता कर लिया जाता है। तो कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर, तो कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर के लिए क्या मैंने कहा कि कोई रेसिस्टेंस को उसके कोडिंग के आधार पर, जैसे कि यहाँ सिलिंड्रिकल टाइप का बर्तन में रखा हुआ रहेगा और यहाँ लेफ्ट साइड से जो कलर देते हैं हम लोग, या 4 कलर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, छोटा जगह में रहता है रेसिस्टर, तो ये जो तुम्हारा रेसिस्टर होगा उसको इसमें कलर कोड, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर, कार्बन रेसिस्टर, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। तो ये जो तुम्हारा है ये कलर कोड है। यहाँ पर एक 4 कलर में अगर आप दे दीजिए, जैसे कि एक ये कलर हो गया, दूसरा कलर ये हो गया, तीसरा कलर मान लेते हैं कि तुमको एक अलग पैटर्न दे दीजिए, इस तरह का पैटर्न दे दीजिए। चलिए चौथा कलर के रूप में आप इधर से इसको हैचिंग कर दिया जाए, इस ढंग से ले लिया जाए, इस साइड से ऐसा हो जाए कुछ पैटर्न। ये 4 कलर अगर दिए हुए हैं, तो ये जो फर्स्ट 2 डिजिट जो कलर होता है, पहला और दूसरा, ये जो फर्स्ट कलर ये फर्स्ट डिजिट देगा, ये फर्स्ट डिजिट। सेकेंड कलर जो तुम्हारा होगा ये सेकेंड डिजिट देगा, ये सेकेंड डिजिट। थर्ड कलर जो होता है ये मल्टीप्लायर देता है, कितना 10 टू द पावर कितना पावर, मल्टीप्लायर। और ये फोर्थ डिजिट जो है ये टॉलरेंस देता है, टॉलरेंस कितना इसमें एरर है, कितना तक एरर हो सकता है, इसको एरर परसेंट। तो जहाँ तक है टॉलरेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, टॉलरेंस के लिए तुमको यूज करते हैं हम लोग गोल्डन कलर अगर है। चौथा ये जो फोर्थ कलर होता है ये गोल्डन हो सकता है, ये गोल्डन, गोल्डन अगर रहेगा तो इसका जो है टॉलरेंस, गोल्डन का टॉलरेंस होता है, गोल्डन का टॉलरेंस ये होता है ±5%, ये टॉलरेंस होता है इसका ±5%। और सिल्वर का हो गया, सिल्वर कलर का होता है ±10% का एरर। और नो कलर, कोई कलर अगर नहीं हो चौथा तो ±20% का रेसिस्टेंस में एरर होगा। और जहाँ तक कि गोल्डन कलर का अगर मल्टीप्लायर की बात करें तो मल्टीप्लायर का डाटा लेते हैं, उसके बाद उसका भी लिख देते हैं। मल्टीप्लायर और डिजिट का डाटा, जैसे अब डिजिट है कौन सा, अब समस्या ये आएगा जैसे ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, या रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, तो इन सबों का डिजिट कितना होगा, उसके मल्टीप्लायर क्या होते हैं ये जानना होता है। और चौथा कलर तो जाहिर है कि गोल्डन, येलो या नो कलर ही होगा, ये 3 कलर में से कोई होगा। तो उसके आधार पर एरर पता चल जाएगा आपको कितना % तक का इसमें टॉलरेंट हो सकता है, इतना आपको इम्प्योरिटी इसमें एरर इसमें हो सकती है। तो उसके लिए होता है फोर्थ कलर। तो फोर्थ कलर का तो बात हो गया। अब बात रहा कि तुमको अब डिजिट को जैसे जानना किस का क्या डिजिट है, उसके लिए एक कोडिंग में बताता हूँ, उसी से लिस्ट भी तैयार तुम कर सकते हो। जैसे कोडिंग है बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब इस कोडिंग का मतलब क्या है, इसको याद करेंगे। देखो ये जो पहला है तुमको, ये है ब्लैक, बी फॉर ब्लैक, ये है बी ब्लैक का है। ब्लैक का डिजिट हो गया 0, ये डिजिट हो गया तुम्हारा, डिजिट इसका 0। और मल्टीप्लायर जब भी होगा ये 10 टू द पावर 0, तो डिजिट याद रहेगा तो ये तुमको मल्टीप्लायर भी याद है, 10 टू पावर 0 का तो 1। पहला बी हो गया। दूसरा जो है तुमको ब्राउन है, दूसरा है इसमें ब्राउन का, तो ब्राउन कलर के लिए होता है, ब्राउन कलर के लिए जस्ट बढ़ाते जाएंगे, याद करना है। देखो ये डिजिट 1 हो गया और मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा तब 10 टू पावर 1 हो गया, बी भी। अब आइए रेड का, यहाँ पर आर, आर से क्या होगा तुम्हें रेड। अब रेड का क्या हो गया, तो ऑफकोर्स जैसे सीरियली है, ये 0 हुआ 1 हुआ तो ये 2 होगा, डिजिट 2 होगा और मल्टीप्लायर 10 टू पावर 2 होगा। अब फिर ऑरेंज का आ गया, तो ये है ओ से ऑरेंज, ऑरेंज ये डिजिट क्या होगा तुम्हारा, अब ये डिजिट तुम्हारा जैसे कि 0
0 बी बी 0 1 2 तब 3 हो जाएगा ये, तो डिजिट 3 हो गया, मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, तो 10 पावर 3। ये ऑरेंज का हो गया। येलो में आते हैं अब, Y फॉर येलो, तो ऑफ कोर्स समझ में आ गया होगा सारा कोडिंग क्या है। येलो ये डिजिट 4 मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 4 येलो। अब इसमें से जी से बी बी रॉय हो गया, ये याद रखना है। फिर जी अब लेंगे से ग्रेट ब्रिटेन का सिर्फ जी लेंगे, तो जी लेंगे तो जी फॉर जी कहाँ से आएगा, ये ग्रीन के लिए आता है, ग्रीन। तो इसमें डिजिट क्या हो गया, जाहिर है कि बी बी रॉय 5 डिजिट हो गया, तो 4 तक गया, ये 5 हो गया, डिजिट 5 और मल्टीप्लायर ऑफ कोर्स 10 टू पावर 5 ग्रेट। अब यहाँ से ब्रिटेन का बी लेंगे, दैट इज ये ब्लू हो गया, ब्लू। इसका डिजिट क्या हो जाएगा, डिजिट आ गया 5 बी बी रॉय ग्रेट 5 6 और ये 7 मतलब छठा है, ये 6 है, और मल्टीप्लायर 10 टू पावर 6। भी से क्या होगा तुम्हारा, वायलेट, भी से वायलेट, ये डिजिट हो गया 8 मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 8 सॉरी ये हो गया तुम्हारा 7 था, ये 7 और 10 टू द पावर 7 भी हो गया। ये तुम्हारा अब है ग्रे, डिजिट हो गया 8 अब मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 8 सीरियली में है, और डब्ल्यू से हो गया वाइट 9 डिजिट क्या हो गया इसका 9 और मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 9। और इसका जो है ये दोनों जो कलर है गोल्डन और येलो, गोल्डन और सिल्वर, गोल्डन सिल्वर टॉलरेंस के अलावा इसका मल्टीप्लायर भी होता है 10 टू पावर -1, इसका मल्टीप्लायर होता है गोल्डन का 10 टू पावर -1, और सिल्वर का मल्टीप्लायर होता है, सिल्वर का मल्टीप्लायर के रूप में जब इसको लिखते हैं मल्टीप्लायर 10 टू पावर -2। तो अब इतना के बाद तुम्हारा टेबल तैयार हो गया। बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो बी 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 फॉर ब्लैक दैट इज 0 डिजिट, अगर पहला बी, दूसरा ब्राउन दैट इज 1, आर फॉर रेड दैट इज 2, ऑरेंज दैट इज हो गया तुमको 3, येलो 4। बी बी रॉय ग्रेट, ग्रेट ग्रेट से जी लेना है ग्रीन, ब्रिटेन ब्लू, वेरी वायलेट, गुड ग्रे, वाइफ वाइट। तो ये तुम्हारा हो गया, यही है तुम्हारा इसका सी। अब इसे एक क्वेश्चन एक आध बना लेते हैं, उसमें अपना ये क्लियर हो जाएगा तुम्हारा कैसे यूज करते हैं, तो थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन होगा आसानी से इसको, अब ये टेबल भी तुम्हें याद कर लो इसी कोडिंग के आधार पर। एक क्वेश्चन में दे देता हूँ, द कलर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन resistor is red, yellow, green and golden. What is the value of resistance? What is the value of resistance? रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? तो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, पहले है रेड है, फिर तुमको येलो है, तो रेड पहला डिजिट देगा। तो रेड जैसे कि यहाँ पर डिजिट क्या होता है बी बी रॉय, तो उसी से हम लोग याद कर लेते हैं, टेबल नहीं भी देखेंगे तो उसी से याद करो धीरे धीरे। तो बी बी रॉय, तो बी बी रॉय मैंने क्या हुआ, आर दैट इज थर्ड हुआ, थर्ड का मतलब 0 से स्टार्ट होगा 2 हो गया था, तो इसका फर्स्ट डिजिट हो गया 2। सेकेंड डिजिट क्या होगा, येलो है, तो येलो बी बी रॉय आर ओ वाई, पांचवा में आता है येलो, तो पांचवा का मतलब 4 होगा यहाँ पर, इंटू मल्टीप्लायर का मतलब 10 पावर 5। अब आते हैं फिर बी बी रॉय 5 तक हो गया, ग्रेट ब्रिटेन जी से ग्रेट ब्रिटेन छठा है दैट इज 10 पावर 5 मल्टीप्लायर हो गया, एक घटाते जाएंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा। और जो है टॉलरेंस जो है इसमें गोल्डन कलर का ±5% इतना ओम हो गया इसका वैल्यू। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो क्या किया हमने, फर्स्ट डिजिट जो तुम्हारा है क्वेश्चन में दिया हुआ रेड, उसका डिजिट होता है फर्स्ट डिजिट, ये बताएगा यहाँ पे जो लिखा होगा फर्स्ट डिजिट दैट इज क्या हो गया, फर्स्ट डिजिट 2 हो गया, रेड
उसके बाद है येलो, दैट उसका डिजिट होता है 4 होता है, तो उसका 4 लिख दिए। ग्रीन का मल्टीप्लायर 10⁵ होता है, तो उसका 10⁵ लिख दिया गया। बी रॉय, ग्रेट मतलब छठा है, तो दैट इज 5, एक जीरो एक को एक पीछे कर देंगे। और गोल्डन का टॉलरेंस कितना दिया हुआ है, गोल्डन का टॉलरेंस यहाँ ±5% है, तो इसमें एरर 5 ±5% होगा। और इसका मल्टीप्लायर भी अगर गोल्डन कलर अगर तीसरा के रूप में आ जाए तो 10⁻⁻1 हो जाता है मल्टीप्लायर। और गोल्डन कलर अगर चौथा कलर नहीं दिया हुआ हो और गोल्डन कलर तीसरा में आ जाए तो ऑफकोर्स समझिए मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 और सिल्वर का मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, मतलब पॉइंट में चला जाएगा डेसिमल। तो ये तुम्हारा हो गया। ये कलर कोड आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कलर क्या होता है, तो उसका याद करने के लिए भी कोडिंग बता दिए। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो इसके आधार पर आप इस कोडिंग के आधार पर इसको याद कर सकते हैं। अब है आगे का, तुमको जैसे है टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गया, ये कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर तुम्हारा समाप्त हो गया। दोनों एग्जाम्पल भी तुम्हें मैंने डील कर ही दिया। तो अब जो तुम्हारा है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स दिया हुआ है। तो जाहिर है कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर क्या होता है। तो अभी तक जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि उसमें कंडक्टर में क्या होते हैं, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, रेंडम मोशन में रहते हैं। लेकिन जब बाहर से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है रेंडम मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के रेंडम मोशन में कुछ डिस्टर्बेंस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगता है। ये ड्रिफ्टिंग के कारण इलेक्ट्रॉन में तुमको जो पूरे कंडक्टर में है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होता है और जो कि तुमको काफ़ी हाई स्पीड से पूरे कंडक्टर में फैल जाता है। और ये जो तुमको डिस्टर्बेंस है इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्टिंग है पूरे कंडक्टर में चालू हो जाता है। और ड्रिफ्टिंग के कारण तुमको जबकि चार्ज का जब चार्ज फ्लो होने लगता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ चार्ज का फ्लो होने लगता है और यही चार्ज का फ्लो क्या बनाता है, करंट बनाता है, जिसका कि वैल्यू हमने देखा जो कि ड्रिफ्टिंग उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया बाहर से जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग हुई और वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारा जहाँ तक है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और डेल्टा इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं डेल्टा क्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आई का वैल्यू क्या आता था, NAE/VD। और जहाँ तक ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है तुम्हारा, ड्रिफ्ट स्पीड जो तुम्हारा है वो कोई स्पीड जो है फोर्स लग रहा है लेकिन फिर भी एक एक्सीलरेटेड होने के बजाय वो बार बार चूंकि कोलिजन होता है तो वह एक एवरेज वैल्यू ही प्राप्त होता है जो कि कांस्टेंट वैल्यू होता है कंडक्टर में। ये हमेशा बढ़ते नहीं जाता है बिकॉज कि वो कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते रहते हैं। और इसी के आधार पर हम लोगों ने कुछ जो कि वैल्यू प्राप्त किया था, I = इसको ध्यान में रखना है NAE/VD, VD मतलब ड्रिफ्ट स्पीड, I हो गया करंट, N = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका वैल्यू में हमने देखा था कितना 10⁻27 इस सबके कॉपर के केस में देखा था। इसी को निकालने में दिक्कत होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, मास चाहिए और मास बाय क्या हो जाएगा तुमका, मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो एक वॉल्यूम का मास जो है डेंसिटी हो जाता है और उसके एटॉमिक मास से जब डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाता है। और ध्यान रहे कि यूनिट क्या अपना देखेंगे कि 1 किलोग्राम होता है और वो मोलर मास ग्राम में लेता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हें। तो ये तुम्हारा हो गया इसका NAE/VD। और जाहिर कि VD का जो वैल्यू होता था जो कि ड्रिफ्ट स्पीड होता है तो EE/m × τ ऐसा होता है तुम्हें। और ये तुम्हारा हो गया। और दूसरा था तुमको ये ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू हो गया ये। दूसरा था तुमको जहाँ के V = IR ओम्स लॉ का है और R = ρL/A रेसिस्टिविटी। इसके अलावा हमने पढ़ा V = IR, तो इसी को जो है इसको जब V को हमने लिख दिया तो Gi = σE, सिग्मा तुमको कहलाता है कंडक्टिविटी और सिग्मा = 1/ρ। और इसका जहाँ तक यूनिट की बात है तो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है दैट इज कंडक्टेंस उसका होता है सीमेंस। तो इसका जो तुम्हारा यूनिट हो गया R = ρL, तो रो इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, इसका यूनिट हो गया ओम मीटर। और कंडक्टिविटी इसका कंडक्टिविटी का सीमेंस पर मीटर, इसका सीमेंस पर मीटर और कंडक्टिविटी ओम मीटर इसका यूनिट है। तो ये तुम्हारे इसका कुछ रिजल्ट थे। और टेम्परेचर डिपेंडेंस में जो आज हम लोगों ने देखा R = R0 1 + α T - T0। तो ये जो तुम्हारे जितने रिजल्ट्स हैं लगभग वो रिजल्ट्स मैंने इस चैप्टर के लिखने का कोशिश किया। एक तुमको जो है था इसके अलावा था करंट डेंसिटी हमने डिफाइन किया था जिसको हम लोग J कहते हैं, J = करंट बाय
एरिया पर क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर यूनिफॉर्म है तो ए ले सकते हैं, नहीं तो ds करके भी ले सकते हैं। और अगर तुमको स्मॉल एरिया में है तो डी आई जो करंट जाएगा जे डॉट डी एस, ऐसा लिख सकते हैं आप, जे डॉट डी एस हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो चलो, तो ये हो गया तुम्हारा जे डॉट डी एस के बारे में हो गया। तो अब है तुमको तो ये तुम्हारा हो गया करंट डेंसिटी, तो रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी। तो अब जो आगे का जो है तुमको सीरीज पैरेलल कनेक्शन, तुमको ऑफ सेल, सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरी का कैसे जोड़ते हैं एक को, तुम्हारा रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कनेक्शन, उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम लोग बहुत से मिक्स्ड कनेक्शन में, उन सबों के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसका देखेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।